नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। लगता है राहुल गांधी को हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र से खासी परेशानी है। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जहां इस विषय में अपने तीखे शब्द बाण न छोड़ें। मौका था यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनसंबोधन का। इस दौरान राहुल गांधी ने हिंदू राष्ट्र पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए अपने पिता के पुराने मित्र अमिताभ बच्चन और उनकी बहू ऐश्वर्या राय के बारे में जो कुछ कहा, उनके एक एक शब्द को आपको गौर करना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी की मंशा क्या है। दरअसल बीते 22 जनवरी से जिस तरह से देश भर में राममय वातावरण निर्मित हुआ है, 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर मंदिर के निर्माण और मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और खासकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह का माहौल खड़ा हुआ है, उससे जाहिर तौर से विपक्षी परेशान है। अब तो इंडिया अलायंस रहा नहीं। यही कारण है कि राहुल गांधी अपनी ढपली अपना राग वाला फार्मूला अपनाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर आपको गौर करना चाहिए। खासकर हिंदू राष्ट्र के विषय में उन्होंने जो कुछ कहा, उनका वो बयान कम हैरान करने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि दलित, आदिवासी, ओबीसी जब लोन लेने बैंक जाते हैं तो बैंक वाले उन्हें जूता मार देते हैं। आपको अंडा किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। 73% का एक व्यक्ति नहीं था उसमें। तो ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% लोग इसमें है ही नहीं? 73% की आबादी कहीं दिखती नहीं है। आप लोग पता कहां हो? दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं ना, उन लोगों की लिस्ट निकालो, वहां आपके नाम मिलेंगे। अदानी जी की कौन सी जात है? ओबीसी अदानी, दलित अदानी, आदिवासी अदानी। आप पढ़ाई के लिए बैंक लोन जाके मांगो, हिंदुस्तान का ओबीसी, दलित, आदिवासी पढ़ाई के लिए बैंक लोन मांगे, जूता मार के बाहर कर देंगे आपको। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनकी मनस्थिति रही होगी, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। क्या आपने कभी देखा है, कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, कोई खबर तो आई होगी कि आखिर क्या बैंक वाले जूता मारने का काम करते हैं? वैसे पहला मौका नहीं है। चुनाव से पहले राहुल गांधी अपनी ऐसी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा खासा माहौल खड़ा कर देते हैं। कुछ लोगों का मनोरंजन होता है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि जो कर रहे हैं एकदम ठीक कर रहे हैं, लोग उनके साथ हैं, खूब तालियां बजा रहे हैं। और तो और राहुल गांधी ने मीडिया तक को बता दिया कि उन्हें उनकी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए। ये मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहाँ पे। इनको देखो, पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है। राहुल गांधी की कथित भारत जोड़ो यात्रा को ठीक ठाक कवरेज नहीं मिल रहा है, ये उनकी शिकायत है। परेशान होना भी लाजमी है। कोई और है, वो भी ऐसी शिकायत कर रहा है। उनका कहना है कि हमारे आंदोलन को कवरेज नहीं मिल रही है। दरअसल किसानों की शक्ल में कुछ खालिस्तानी आतंकी संगठनों की शह पर कनाडा, चाइना, पाकिस्तान में बैठे उनके एजेंट किस तरह से आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वह भी आपको समझना चाहिए। देश में 14.5 करोड़ से ज़्यादा किसान रहता है, लेकिन पंजाब के कुल जमा करीब 50 लाख किसानों को ही परेशानी है। फसलों की एमएसपी लागत मूल्य से 50% बढ़ाने, 10,000 रुपये पेंशन और 700 रुपये मनरेगा की दिहाड़ी वाली जो मांग है, यदि वास्तव में मोदी सरकार हो या कोई और सरकार
45 लाख करोड़ जब देश का बजट है तो ऐसे में 35 लाख करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था क्या संभव है? दरअसल ऐसी ही असंभव मांग लोकसभा चुनाव के पहले खूब हो हल्ले के साथ उठाई जा रही है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि दिल्ली के लाल किले से तिरंगा झंडा उतारकर 26 जनवरी वाले दिन जिस तरह का मैसेज दिया गया, जिस तरह से देश विरोधी हरकतें की गई, वैसी ही हरकतें एक बार फिर लोकसभा चुनाव के पहले करने की तैयारी चल रही है। लेकिन मोदी सरकार भी ऐसी कूटनीति को अच्छी तरह समझती है। यही कारण है कि ढंग से बल प्रयोग नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा बल प्रयोग नहीं होना घातक साबित होता है। मैंने शाहीन बाग को कवरेज किया है। मौके पर जब मैंने जाकर देखा था तो वहां कुल जमा करीब 700 से 800 लोग ही थे जो 3 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क को महीनों तक रोक के रखे थे। आखिरकार उसकी परिणति दिल्ली दंगे के रूप में हुई। कुल मिला के हालात वैसे ही हैं। दिल्ली या उसके आसपास कोई भी घटनाक्रम होगा तो जाहिर तौर पर मेन स्ट्रीम की मीडिया, बड़े सैटेलाइट चैनल प्रमुखता से ऐसी खबरों को दिखाते हैं जिसके बाद ऐसा लगता है पूरे देश का माहौल ही ऐसा है। विश्व बिरादरी में जाहिर तौर पर हमारे देश की छवि खराब होती है तो जानबूझकर इस तरह की हरकतें देश विरोधी ताकतें ही कर सकती है। इन्हें हमें समझना होगा। हालांकि बदले हुए हालात में जब सोशल मीडिया का दौर है इसका अच्छा खासा प्रतिकार भी आ रहा है। लेकिन यह भी गौर करने वाली बात है कि जब भी नकारात्मक प्रचार होता है तो सकारात्मक प्रचार से करीब 100 गुना ज़्यादा स्पीड से फैलाव रखता है। देश की बदनामी होती है। लेकिन यहाँ देश इससे अलग, देश को बदनाम करने और देश के साथ गद्दारी करने के लिए किसानों के भेष में गद्दार दिल्ली की तरफ कूच करते हुए बड़ी बड़ी मॉडिफाई मशीनों के साथ, बड़े बड़े रोलर, पोकलैंड और जेसीबी मशीन के साथ आगे बढ़ते हुए कुल मिला के ऐसी हरकत करना चाह रहे हैं जिससे टकराव और बड़े, उन्माद बढ़े और उन्हें ढेर सारा कवरेज मिले। ऐसी हरकतों के पीछे जो ताकतें छिपी है वो नहीं चाहती कि 2024 में मोदी सरकार तीसरी बार गद्दी पर बैठे। लोकसभा चुनाव के पहले अब इंडिया अलायंस को जिस तरह का नुकसान पहुंचा है, जहां जहां से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ते गए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह सवा सत्यानाश हुआ। कांग्रेस के विरुद्ध उनके ही अपने ही लोग अलग होते गए। मध्य प्रदेश में प्रवेश की तैयारी से पहले जिस तरह से कमलनाथ ने संदिग्ध आचरण दिखाया वह भी पूरी दुनिया ने खूब समझा। फिलहाल कमलनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश देने के रास्ते पर रोड़ा अटका दिया है तो कमलनाथ वापस कांग्रेस में ही रहने का दंभ भर रहे हैं। इस वक्त राहुल गांधी यूपी में अपनी कथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भला ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन ने उनका क्या बिगाड़ा था, लेकिन उन्होंने जो बातें कही, हिंदू राष्ट्र पर प्रश्न उठाया और उसे सीधे सीधे ओबीसी से जोड़ दिया, उससे उनकी मंशा साफ तौर पर स्पष्ट होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1980 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव के दौरान एक नारा दिया था, जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। तब उन्होंने जाति आधारित राजनीति का विरोध किया था। लेकिन इन दिनों राहुल गांधी को लगता है कि वो ओबीसी, दलित और आदिवासी ऐसी बातों को कहकर अपनी कांग्रेस पार्टी के एजेंडे से अलग जाकर लोगों का वोट बटर लेंगे। लेकिन बदले हुए हालात में जिस तरह से देश की जनता जागरूक हो चुकी है वो यहाँ प्रश्न खड़ा करती है कि छत्तीसगढ़ में 2018 से लेकर 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी। वहां ओबीसी को 27% आरक्षण के नाम पर क्वांटिफाइबल डेटा आयोग बनाया गया, लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट को पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने दबा कर रखा। जब राज्यपाल ने मांगा तब भी नहीं दे पाए, विधानसभा में खूब हो हंगामा हुआ तब भी नहीं दे पाए। ऐसी रिपोर्ट को छुपाने के पीछे क्या मंशा रही होगी? यदि वास्तव में कांग्रेस जाति आधारित जनगणना के पक्षधर होती तो 2015 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वहां इस तरह के डेटा उपलब्ध करवाए गए थे। अभी भी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है लेकिन वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। इसी तरह 2011 में केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने मांग रखी थी कि क्यों न 2011 की जनगणना के साथ जाति आधारित आर्थिक सर्वे को भी प्रस्तुत किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब माहौल मोदी और मोदी सरकार के पक्ष में बनता नजर आ रहा है, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता और अन्य दल के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते जा रहे हैं, तो वहाँ छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, जहाँ पहले आम आदमी पार्टी के ढेर सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर गए। कांग्रेस के भी कई नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। ऐसे माहौल में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बयान पर आपको गौर करना चाहिए। तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। अरुण साव छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पुराने अध्यक्ष रहे हैं, फिलहाल मंत्री बन गए हैं, तो इस पद से वो हट गए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2023 में शानदार सफलता हासिल की थी, वह भी तब जब केंद्रीय स्तर के बहुत नामी गिरामी 10-10 सर्वे कंपनियां जब ये बता रही थी कि चुनाव से पहले उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसके माध्यम से जाहिर किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली छत्तीसगढ़ में। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीटें हासिल की, जो अपने 15 साल के सत्ता काल में भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी भारी सफलता नहीं मिली। लेकिन इस जीत के साथ राजनीतिक पंडित इस बात पर भी हैरान हैं कि ढेर सारी जीती हुई सीटों का अंतर 30,000 40,000 जैसे काफी बड़े मार्जिन वाला था। इसके पीछे क्या राज है, इस पर शोध हो रहा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये मोदी लहर का ही कमाल था, जब बिना चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा, तो वहां अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले। उसी मोदी लहर के साथ अब लोकसभा की बारी है। विधानसभा में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, बावजूद इसके मोदी का चेहरा, छवि काम कर गया। और अब जब 2024 का चुनाव है, तो ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में 11 में 11 जीतने का टास्क रखा गया है। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की राय कुछ इस तरह से है। अब आने वाला लोकसभा चुनाव की तैयारी हम लोगों को करना है और 11 में से 11 सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिता के देना है। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पूर्ववर्ती मोदी सरकार की ओर से जिस तरह के एजेंडे रखे गए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति चली, वहां छत्तीसगढ़ के जीते हुए 11 में से 10 सांसदों की टिकट काट दी गई और उसके सुखद परिणाम रहे। बेहद अप्रत्याशित तरीके से 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे माहौल में जीती थी जब विधानसभा चुनाव चंद महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार चुकी थी। यही कारण है कि एक बार फिर नए चेहरों की उम्मीद बंधी है। लगातार जिस तरह से आवेदन आ रहे हैं और जिस तरह से नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उस पर एक बार फिर यदि छत्तीसगढ़ में 11 के 11 नए चेहरों को मैदान में उतार दिया जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। ढेर सारी अंदर खाने की ऐसी बातें चलकर हम तक आ रही है, लेकिन खबरें जब तक पुष्ट नहीं होती हम आप तक प्रस्तुत नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, जहां नए नए मंत्री बने, भाजपा के नए चेहरों पर पुराने वालों का हमला लगातार जारी है। ऐसा आक्रोशित होकर अपनी बातों को प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा लगता है कि वो उनकी पार्टी के नहीं होके विपक्ष के लोग हैं। लेकिन विधानसभा के भीतर ऐसी फाइटिंग को शूडो फाइटिंग बताया जाता है। यह मामला सीनियर और जूनियर वाला है। जूनियर को यदि मंत्री बना दिया जाए और सीनियर को न बनाया जाए तो जाहिर तौर पर कुछ तो तलखी सामने आएगी, भले वो अजय चंद्राकर हो, राजेश मूणत हो, धर्मलाल कौशिक हो, तमाम वो नाम है जो अपनी बातों को मुखरता से विधानसभा में रख रहे हैं और नए वाले मंत्री पुरानी सरकारों का हवाला देकर, पुराने आंकड़े प्रस्तुत कर अपनी बातों को रख रहे हैं। वैसे राजनीति की ऐसी नूरा कुश्ती को जनता भी खूब समझती है। शायद यही कारण रहा होगा कि सीधे साधे सरल लोग राजनीति से जुड़ने से डरते हैं। वास्तव में राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।